हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी हो। गुड आफ्टरनून। हाँ, सुन रहे हो ना? गुड आफ्टरनून। अरे बड़ा संदेह रहता है, आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे। और नहीं सुनते हो तो बड़ा, चलो मैं आज मास्क निकाल के पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। दिख रहा हूँ बराबर? तो अभी हमने जो तैयारी की है उसमें सबसे पहले हमने काव्य खंड को देखा था। तो काव्य खंड में सूरदास को हमने कल पढ़ा है, सूरदास के पद। उम्मीद है आप लोग उसको लिख भी रहे हैं और उसका मैंने लिटरेचर भी डाल दिया था जो आपको लिखना है कि क्या क्या आपको लिखना है सूरदास में। तो मैंने आपको डाल दिया है वो मैटर। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। दूसरा है सुल्तान त्रिपाठी निराला। इनकी हमने दो कविता पढ़ी थी, उत्साह और अटने रहिए। ये दो बार काम की थी, बाकी वो तीसरी जो थी वैसे भी काम की नहीं थी, सिलेबस से अलग हो गई। अब हमारे पास और भी जो खंड है उसमें एक खंड है नेताजी का चश्मा। ये हमारा गद्य खंड है ना। और इसके बाद हमारे पास है व्याकरण। व्याकरण में हमको पढ़ना है वाक्य भेद, आई थिंक रस और पद परिचय और एक और चार है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे पद परिचय। इसमें वाच्य होगा, वाच्य। 4 व्याकरण होती हैं 10वीं में, इसमें से एक व्याकरण हम लोग शुरू करने वाले, शायद हो मे भी कल अपन शुरू कर देंगे इसे। और नेताजी का चश्मा जो है उसको हम आज ही शुरू कर रहे हैं। नेताजी का चश्मा एक पार्ट है जिसमें एक गांव को प्रदर्शित किया गया है, एक कस्बे को, मतलब एक छोटे से नगर को, जहाँ पे नेताजी की एक प्रतिमा लगाई गई है और उस प्रतिमा में चश्मा लगाने के संदर्भ में कुछ ऐसा ये पाठ है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। उम्मीद है आप लोगों के हाथ में पुस्तकें होंगी और होनी चाहिए, और समझने की कोशिश करते हैं पाठ। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15 दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। मतलब कस्बे में क्या क्या चीज़ें थी ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये स्वाति आ रही है तो आने। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका थी। नगर पालिका भी थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, कभी कुछ बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार उस शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही? आ रही है। हाँ बस आ रही, मजा आ गया। मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। नेताजी करके जो व्यक्ति हैं उनको सब जानते हैं। अपन नेताजी बोलो भारत में तो सीधा लोग बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो उनकी सुभाष चंद्र बोस, तो उनकी ये कहानी है एक प्रकार से। पूरी बात तो अब तक नहीं पता, लेकिन देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने से उनकी मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाने का एक अभियान शुरू हुआ कि चश्मा कैसे लगाया जाए, क्योंकि सब कुछ तो था उस मूर्ति में, सिर्फ एक चश्मा नहीं था। और चश्मा जो लगना था उसके लिए वहाँ की जो नगर पालिका थी और वहाँ के जो व्यवस्थापक, संस्थापक, जो भी वहाँ पे कार्य करने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने एक योजना बनाई कि इस चश्मे को कैसे लगाया जाए। अब आप सोच रहे हो कि चश्मा लगाना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी चश्मा उठाओ लगा दो। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर थे कि वो क्यों नहीं लगा रहे थे। जैसे अभी इन्होंने आगे लिखा है
कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होना, अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति भी बनानी, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति की ऊंचाई बता रहे हैं वो कितनी बड़ी थी, 2 फुट ऊंची थी, जिसे हम बस्ट कहते हैं। मतलब यहाँ तक जितना मैं दिख रहा हूँ वो उतना बस्ट दिख रहा हूँ मैं, बात समझ रहे हो? यदि पैर तक दिख जाऊँ तो बस्ट नहीं कहलाएगा। अभी जितना ये दिख रहा है ना इसको बस्ट कहते हैं, ये पोर्शन को बस्ट कहते हैं। अंत में कस्बा के इकलौते हाउस मास्टर, मतलब हाउस मास्टर बोलता है, ड्राइंग मास्टर। ड्राइंग मास्टर जो है, अब हाउस मास्टर मतलब एक ऐसी आवाज़ हमारे अंदर जो भरी है, इतना प्यारा लगता है जब हाउस मास्टर बोलते हैं ना, तो हर बात में हाउस मास्टर दिखता है। मैं आपको क्या बताऊंगा आप लोगों को, हैं कुछ पढ़ा रहे हैं तो हाउस मास्टर आ गया, लिखा है ड्राइंग मास्टर, लेकिन बोल दिए, इतनी खुशी की बात। तो किसी को नहीं चुना गया, उस गांव में जो वहाँ के जो लोकल ड्राइंग टीचर थे उनको ही बुलाया गया और उन्हीं को मतलब ये काम दिया गया कि वो इस मूर्ति पे चश्मा लगाएं। मूर्ति बहुत सुंदर थी, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखने में खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति में सब कुछ था, सिर्फ चश्मा नहीं था। अब वो चश्मा के लिए कैसे उस गांव के लोगों ने क्या क्या योजनाएं बनाई, इस संबंध में अपन ये पाठ पढ़ रहे हैं। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था भैया। दिक्कत ये थी, ऐसे अपन ने जो बाजार में अपन लोग जो हीरो वाले चश्मे लगाते हैं वो तो बहुत सारे कोई भी लगा सकता था, लेकिन संगमरमर की मूर्ति पे संगमरमर का चश्मा होना जरूरी होता है ना। तो अब संगमरमर का चश्मा कैसे लगाएं? संगमरमर का चश्मा लगाना तो बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए वो ड्राइंग मास्टर और बहुत सारे लोगों की बातचीत हो रही है। चश्मे का चौड़ा फ्रेम, काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इससे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तभी से उनको ऐसा लगने लगा, वहाँ पे जो ऑफिसर थे जो कस्बे में जाया करते थे तो पान खाने रुके होंगे रास्ते में, तब उन्होंने मूर्ति देखी तो उनको ऐसा लगा कि यार इस मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी है। और वो कमी कुछ नहीं थी, सिर्फ संगमरमर की मूर्ति में एक प्लास्टिक का या किसी अन्य चीज़ का लगा हुआ चश्मा लगा हुआ था। वो चश्मा देख के उनके मन को कुछ ऐसी कौतूहल टाइप का ऐसा कुछ पैदा, कौतुक भरी मुस्कान उन्होंने मतलब ली। उनको कुछ अजीब सा लगा, ये कैसे मतलब पॉसिबल है, किसने ये बनाया है। अब क्या है, जैसे नगर प्रशासन होता है या नगर पालिकाएँ होती हैं या कोई कस्बे के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये चौराहे पे सार्वजनिक स्थानों पे जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब का मेंटेनेंस करना, इनको देखना, इनको संभालना, इनमें क्या होना चाहिए, ये सब ड्यूटी होती है इन लोगों की। नालियाँ भरी है किसी शहर की, किसी गांव की, क्यों भरी है, वहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सब काम इन ऑफिसर्स का होता है। ये उन्हीं में से एक ऑफिसर है जिनको अपन पढ़ रहे हैं। जीप कुछ आगे बढ़ गई। हवलदार साहब यही सोचते रहे कि आखिर मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं था। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। लेकिन मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल।
जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा। भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठुसा हुआ था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक से सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बाकी कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह एक जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? समझ रहे हैं ना? ये मैं लगातार इसलिए पढ़ रहा हूँ, ऐसे FM रेडियो टाइप चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस पाठ को एक बार कम से कम सुनो, उसके बाद फिर मैं उसके अर्थ को आसानी से बता पाऊँगा। सारांश को कोई बड़ी बात नहीं है, एक कहानी चल रही है। एक पान वाला है, इसमें एक हवलदार साहब है, एक कैप्टन नाम का एक कोई व्यक्ति है वहाँ पे जो कि अपाहिज है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अभी तक देखा मैंने, 2 साल तक यही चलते रहा। हवलदार साहब वहीं से गुजरते रहे, देखते रहे, चश्मे वाला कैप्टन जो चश्मा लगाते रहा। इस तरीके से लगातार ये सिलसिला चलते जा रहा। फिर देखो आगे क्या होता है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया, नहीं थोड़ा और ऊपर से पढ़ेंगे। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे।
कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो कैप्टन, जिसको लोग पागल कहा करते थे, उस गांव के लोग कहते थे ये तो ये वहाँ घूमते रहता है, ये इसके पास कोई काम नहीं है, ये है वो है, पागल है। उसके ऊपर लोग पानी डालते थे, भगाते थे, ये लाइक दिस। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि कैप्टन मर गया। अब जब कैप्टन ही मर गया तो चश्मा कौन लगाता? उस गाँव में कोई तो चश्मा चेंज करता था। इसके बाद लास्ट बार हवलदार साहब जब वहाँ से गुजरे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर एक देशभक्त को, मतलब किस तरीके से इन लोगों ने कहा कि ये पागल है, ये है, वो है, तो उनको ऐसा लगा। फिर भी चलते चलते उन्होंने अपने जीप को रोका, वहाँ पे खड़े हुए और थोड़ी देर मूर्ति के सामने खड़े होकर अटेंशन हो गए और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। तो ये पाठ मैंने सुना रहा था, अब मैं आपको पाठ समझा देता हूँ।